चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इनके कवि के बारे में जान लेते हैं। बातचीत चैप्टर के लेखक बालकृष्ण भट्ट है और इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को बताया जाता है अपना ही उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में। जबकि इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट बताया जाता है जो कि बिजनेसमैन थे। जबकि माता का नाम आपको पार्वती देवी बताया जाता है और बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा उसकी मम्मी के द्वारा ही जगाया गया था। वैसे तो बालकृष्ण भट्ट शुरू से ही आपको संस्कृत पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन 1867 ईस्वी में उन्होंने प्रयागराज के मिशन स्कूल में एंट्रेंस का एग्जाम दिए हुए थे। फिर क्या था, 1869 ईस्वी से ही सिर्फ और सिर्फ 2 साल बाद से ही वो पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन इसका स्वभाव ना बहुत ज्यादा उग्र था, मतलब स्टूडेंट पे बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा आ रहता था, जिस कारण से 1888 ईस्वी में ही वो पढ़ाना उनको छोड़ना पड़ा। फिर क्या था, वो सोचे कि हम पापा वाला बिजनेस करेंगे, लेकिन घर में ही इतना लड़ाई होता था ना, एक भाई बोलता था हम करेंगे पापा का बिजनेस, दूसरा बोलता था हम करेंगे पापा का बिजनेस, जिस कारण से इन लोगों का आर्थिक स्थिति दिन के दिन आप खराब से खराब होते गया। और जिस कारण से बालकृष्ण भट्ट फैसला लिए कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब साहित्य के प्रति ही अपने आप को समर्पित कर देंगे। बताया जाता है कि वो उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरणा लिए हुए थे और हिंदी प्रदीप नाम का एक मासिक पत्र जो है उनका 1870 ईस्वी में निकालना शुरू कर दिए थे। और वो 33 वर्ष तक वही आपको लिखते गए और 33 वर्ष तक हिंदी प्रदीप नाम का मासिक पत्र को चलाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने 1000 के आसपास निबंध लिखे हुए थे, जिनमें से 100 से ज्यादा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और उन्होंने भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंड में एक संग्रहित प्रकाशित किए हुए थे। उतना तो छोड़िए, वो बहुत सारा कृतियां लिखे हुए, लेकिन कुछ फेमस है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, जिसमें से है नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, 1 सुजान, पद्मावती, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, दमयंती, स्वयंवर। यह जो चैप्टर है आपको निबंध है। निबंध मतलब क्या, कोई भी टॉपिक दे देगा, उसके बारे में लिखिए, आपको क्या हानि है, क्या लाभ है, क्या चीज है, वही निबंध कराते रहता है। 1-2 पेज लिख दीजिए। उसी तरीके से बातचीत चैप्टर पर कभी लिखे हुए निबंध। निबंध मतलब क्या, 2 आदमी के बीच कैसा बातचीत रहता है, 4 आदमी के बीच कैसा बातचीत रहता है, बूढ़ा सब कैसे बातचीत करते रहता है, जवान लोग कैसे बातचीत करते रहता है, वही आपको बातचीत के बारे में निबंध लिखे हुए हैं कि इंटरनेशनल बातचीत कैसे होते रहता है, बात करने का कला क्या होता है, यही सब दिया हुआ है। चलिए हम लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। इससे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें से वाक शक्ति भी एक है। अगर मान लेते थोड़ा देर के लिए कि वाक शक्ति ना होती तो ना तो आप मेरा बात समझ पाते, ना हम आपका बात समझ पाते। हाँ, एक कोना में बैठा हुआ लुंज पुंज की तरह बैठे रहते, सामने में रहते तो थोड़ा बहुत इशारा के थ्रू बता सकते कि ये चीज वहां है, ये चीज वहां है। लेकिन अगर वाक शक्ति ना रहती, बातचीत नहीं कर पाते, अगर समझ ही नहीं पाते कि मुंह से बोला भी जाता है, तो एकदम लुंज पुंज की तरह रहते हैं। आगे कभी स्पीच और बातचीत में क्या अंतर है ना, वो बताते हैं। स्पीच मतलब क्या होता है, भाषण। तो भाषण में क्या होते रहता है, आपका नाम लिया जाएगा, फिर आप स्टेज पे जाइएगा और जाते ही सबसे पहले आप धन्यवाद करिएगा सबको कि आप हमें जो यहाँ पे बुलाए उसके लिए धन्यवाद। उसके बाद आप बोलिएगा लेडीज एंड जेंटलमैन, या फिर आपके चेयरमैन, या कुछ भी आपको जो बोलना होगा, गुड मॉर्निंग वगैरह, वो आप ग्रीटिंग दीजिएगा। इस तरीके से स्पीच होते रहता है। लेकिन आपको बातचीत उससे ठीक उल्टा रहता है। बातचीत में नॉर्मल है, आपका बात हमें समझ में आना चाहिए और मेरा बात आपको समझ में आना चाहिए, यही बातचीत है। ऐसा बातचीत में नहीं होता है कि आप बोल रहे हैं और हम ताली बजाएंगे, ऐसा नहीं रहता। ऐसा स्पीच में होता है, भाषण में होता रहता है कि एक आदमी स्टेज पे गया, वही बोल रहा है और उसको सुन के ऑडियंस सब जितना रहता है एकदम ताली बजाते रहता है। तो वो स्पीच में होता है, बातचीत में नहीं। आगे कभी कहते हैं कि जहां आदमी को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहीं आपको बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। बातचीत करने से क्या होता है कि आपका दिल हल्का हो जाते रहता है, आपके अंदर जो भी आपको मवाद धुआं भरा रहता है वो आपको बाहर निकल जाते रहता है। तब ने अगर मान लीजिए किसी से लड़ाई भी हो जाता है, 1-1 साल 2-2 साल 3-3 साल बात नहीं करते रहता है, लेकिन आपको क्या करिए, जाइए उससे बात करिए, तो वहीं पे आपको रिजॉल्व हो जाते रहता है प्रॉब्लम। लेकिन आपको क्या होता है कि अगर कोई बात नहीं करता है तो सालों साल बीत जाते हैं। इसीलिए कभी कहते हैं कि जो भी आपके अंदर मवाद है, धुआं भरा हुआ है, दुख है, तकलीफ है, वो आपको बातचीत करने से निकल सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस आदमी से खुशी मिलती है बात करके, आप उससे बात करिए ताकि आपके अंदर जो दुख है ना, तकलीफ है ना, वो पूरी तरीके से निकल जाए। यहीं पे कभी एक कहानी बोलते हैं रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में। वो आपको 16 साल तक ना कुत्ता बिल्ली के साथ रहा, जानवर के साथ रहता था, आदमी से मतलब दूर दूर तक उसको कोई नाता ही नहीं था 16 साल तक। लेकिन जब 16 साल के बाद एक आदमी फ्राइडे से मिला और जब फ्राइडे ने उनके सामने बोला अपने मुंह से, जंगली लैंग्वेज का यूज किया था, लेकिन कुछ जो बोला ना तो उसको आश्चर्य लग गया। अरे मुंह से तो हम सिर्फ खाना खाते थे या फिर आपको कुत्ता उता कहीं पे बुलाना हो तो आओ करके बुलाते थे, लेकिन आपको मुंह से बोला भी जाता है और मुंह से बोल के समझा भी जाता है। वो मतलब ऐसा जो देखे ना और सुने ना कि मुंह से बोला भी जाता है, बातचीत भी किया जाता है, उसको लगा कि मेरा तो दूसरा जन्म हो गया है। आगे बेन जॉनसन का चर्चा करते हैं। वो कहते हैं क्या कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। सही बात है कि आदमी असली में क्या है ना, वो आप बातचीत करेगा, बोलिएगा, तभी पता चल पाता है।
इसलिए कवि बोलते हैं कि बातचीत का एक अलग अंदाज है, बातचीत का एक अलग महत्व है। और उतना तो छोड़िए, आप किसी को देख के ये नहीं बता सकते कि आदमी अच्छा है कि बुरा है, लेकिन अगर आप उससे बात करिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये आदमी कितना अच्छा है या बुरा है तो कितना ज्यादा बुरा है। तो वही कवि बोलते हैं कि जब तक मनुष्य जो है बोलता नहीं है, फिर बातचीत नहीं करता है, तब तक उसके गुण या दोष के बारे में किसी को पता नहीं चल पाता है। आगे एडिसन का मत यह है कि असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो व्यक्ति होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं और वो खुल के बातें करते हैं। और जब दो से अधिक ना 3, 4, 5, 6 आदमी के बीच में बातचीत होते रहता है ना, तब तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहता है। आगे कभी एक एग्जांपल देते हैं कि एक गर्म दूध ले लीजिए एक कप में, और दूसरा कप में ले लीजिए आपको ठंडा पानी, दोनों को सटा कर रख दीजिए, तो आप देखिएगा क्या, जो गर्म दूध है ना वो धीरे धीरे ठंडा होते जा रहा है, और ये जो ठंडा पानी है वो धीरे धीरे गर्म होते जाता है। अर्थात क्या, सेम पानी या दूध की तरह जब दो व्यक्ति आपस में बैठते हैं ना, तो एक दूसरे का गुण जो है ना उसके अंदर जाता है और इसका गुण जो है उसके अंदर जाते रहता है। अर्थात क्या, ज्यादा ज्ञानी है तो वो उससे सीखेगा और कम ज्ञानी है तो वो सीखने का प्रयास करते हैं। कवि कहना चाहते हैं ये संगति से गुण आता है, संगति से गुण जाता है। ये फर्क पड़ता है कि आप किसके साथ बैठते हैं और किसके साथ बातचीत करते हैं, बहुत ज्यादा फर्क पड़ते रहता है। वो आपको सेम पानी और दूध की तरह आदमी के साथ भी, इंसान के साथ भी ऐसा होता है। वैसे तो असल बातचीत सिर्फ और सिर्फ दो आदमी के बीच में होता है, लेकिन जब 3 आदमी बात करता है ना, उसका भी एक अलग निराला है, अलग योगदान है। 3 लोगों का बातचीत ना एक त्रिभुज की तरह होता है। जैसे त्रिभुज में 3 कोना रहता है ना, और तीनों कोना का अलग अलग योगदान रहता है। मान लेते 3 कोना में 3 आदमी बैठा हुआ है और 3 आदमी का सोच तो अलग अलग है, लेकिन विचार सेम रहता है। टॉपिक बातचीत करने का ना सेम रहते रहता है। अर्थात क्या, जिस तरीके से रेखा तीनों को जोड़ती है ना, त्रिभुज को जोड़ती है, क्या रेखा जोड़ती है, उसी तरीके से ये जो 3 आदमी है, 3 आदमी के बीच बातचीत होता है, उसको जोड़ती है उन लोगों का एक विचार, एक टॉपिक पे बात करना। ऐसा भी नहीं है कि पहला आदमी बात कर रहा है महात्मा गांधी के बारे में और दूसरा आदमी कर रहा है जवाहरलाल नेहरू के बारे में और तीसरा आदमी मोदी के बारे में शुरू कर देगा। ऐसा नहीं, विचार एक रहना चाहिए, टॉपिक एक रहना चाहिए। इसलिए कभी कहते हैं कि उनकी बातचीत एक अंगूठी में जड़े हुए नग की तरह महत्वपूर्ण होती है। लेकिन वही आपको 4 आदमी मिला दीजिए तो 4 आदमी में खुलकर बात नहीं होते रहता है। 4 आदमी है ना, तो अब तो कोई ऑफिशियली बात होती रहता है। कोई टॉपिक है उस पर ऑफिशियली बस खुल के बात नहीं होगा, गंभीरता के साथ, औपचारिकता के साथ। ऐसा नहीं है कि आप दिल से जो मन हो रहा है, 3 आदमी थे तो बोल दीजिए, 2 आदमी थे तो बोल दीजिए, ऐसा नहीं। 4 आदमी है तो आपको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा और एकदम बनावटीपन आ जाते रहता है बातचीत में, तो वो असल बातचीत नहीं माना जाता 4 लोगों के बीच। जबकि आगे कभी कहते हैं कि 2 बुढ़ों का बातचीत ना हमेशा जमाने की शिकायत पर हुआ करता है। आप भी देखिएगा, जो बूढ़ पुरान रहता है, जो भी बुजुर्ग इंसान रहते हैं, वो तो आपको सबसे पहले तो झूठ बहुत बोलते हैं। झूठ मतलब क्या, 4 सच बोलेंगे तो 10 झूठ बोलेंगे, ऐसा हमने कभी बोल रहे हैं। और वो जो बातचीत करना शुरू करते हैं ना, या तो अंग्रेज के बारे में ले आएगा, या तो अपना जो जवानी रहेगा, या फिर बचपना रहेगा, या फिर बोलेगा हमारे टाइम में ऐसा था, वो बातचीत लेके आ जाएगा। और अभी के नौजवान है उसके लिए निंदा करते रहता है कि आजकल के देखो नौजवान सब कितना बिगड़ गया है, ये हो गया है। और जितना भी पुराना चीज रहता है उसी सब का बातचीत आपको करते रहता है बुजुर्ग लोग सब। जबकि पढ़े लिखों का बातचीत में शेक्सपियर, मिल्टन, मिल, स्पेंसर, इन लोगों का नाम आता है। जबकि 2 सहेली, 2 लड़की जो बातचीत करते रहते हैं उसका अलग निराला रहता है और अलग टाइप का उसमें रस रहते रहता है, जिनका पूरा स्वाद कभी बोलते हैं कि उन्हीं से पूछा जा सकता है कि 2 सहेली मिलकर, 2 लड़की मिलकर किस तरीके से बातचीत करता है। आगे कभी कहते हैं कि 2 बुढ़िया अर्थात क्या बुजुर्ग औरत का बातचीत अलग रहता है। उसमें आपको बहू बेटी का खाली शिकायत करते रहता है कि मेरी बहू जो है ना आज खाना नहीं बनाई, आज बच्चा को मारा, आज ये की, आज वो की। और उस सब से भी मतलब मान लीजिए कि थोड़ा देर बच गया टाइम तो आपको दियाद में क्या हो गया, लड़ाई कहाँ हो गया, यही सब बातचीत आपको 2 बुढ़िया करती है। जबकि कभी बोलते हैं कि लड़कों का बातचीत जो है ना आपको खिलाड़ी सब पे रहता है कि खिलाड़ी कौन सा, क्या रन मारा, क्या हुआ क्या नहीं, उस सब के बारे में। और उस सबसे भी ज़्यादा आपको शैतानी भरा हरकत करेगा, या फिर बातचीत में वो रहेगा जैसे कि इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाते रहता है बिहार का रंगदार, तो वो सब क्या हो गया, लड़कों के बातचीत में वो रहता है जिसमें आपको शैतानी जाहिर करते रहता है। लेकिन स्कूल के बच्चे का बातचीत में क्या होता है कि अपने टीचर जो है उसका बुराई करते रहता है। अगर बच भी गया टाइम तो आपका जो दोस्त है उसके बगल में जो बैठता है उसका तारीफ पे तारीफ करते रहता है। आगे कभी कहते हैं कि ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जिसमें बातचीत अलग अलग होते रहता है, चाहे बात करें राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बात, या 2 मित्रों में प्रेमालाप हो, या फिर मान लीजिए कि शादी हो रहा है लड़का लड़की का और आपको जो बातचीत होते रहता है कि बीच में एक आदमी गया अगुआ, अब ब्याह कर रहा है, उसका बात इसको बोल रहा है, उसका बात इसको बोल रहा है, तो अलग अलग जगह पर ना अलग अलग तरह का बातचीत होते हैं। आगे कभी कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है जिसको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बोला जाता है, जो कि यूरोप के लोगों में ही होता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता रहता है कि आपसे काम कराने के लिए आपका इतना तारीफ कर देगा, इतना तारीफ कर देगा ना कि आप कुछ भी कर जाइएगा, आपको बुरा भी नहीं लगेगा और आपसे काम भी करवा लेगा। अर्थात कि यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है कि कैसे बातचीत करे उससे और कैसे उसे काम निकलवा ले।
आगे कभी कहते हैं सुहृदय गोष्ठी के बारे में। सुहृदय गोष्ठी मतलब क्या होगा? मित्रों की बैठक जिसमें सिर्फ और सिर्फ दोस्त सब बैठ के बातचीत करें। तो उसका बहुत बड़ा खासियत रहता है, ये खासियत रहता है कि बातचीत में किसी के अंदर ना विद्वता का घमंड ना दिखेगा आपको, ना कोई छल कपट भी दिखते रहता है कि हम तो इतना बड़े पद पे हैं तो हम इस तरीके से बात करेंगे। नहीं, दोस्त के बीच में ऐसा नहीं होते रहता है। लेकिन उसी के ठीक उल्टा ले लीजिए आजकल के पंडित को। पंडित जब आपको दोस्त सब जितना भी पंडित वाला रहेगा दोस्त सब, वो बैठेगा तो वो अपना विद्वता दिखाते रहेगा, वो अपना विद्वता दिखाते रहता है और बोलता है कि हम जीत गए तो हम जीत गए हैं। तो वो आपको बता रहे कभी कि आजकल के जो पंडित सब है उसके अंदर तो एक दूसरे को नीचे गिराने की भावना से बातचीत करते रहता है। लेकिन सुहृदय गोष्ठी मित्रों की बैठक में ऐसा नहीं होता है। इतिहास गवाह है, बड़ी बड़ी कंपनी की बात करें, कारखाने की बात करें या बड़ा बड़ा काम की बात करें, दो दोस्त के बातचीत करने से शुरू हुआ है। ऐसा नहीं कि एक दो एग्जांपल मिल जाएगा, हजारों ऐसा एग्जांपल मिल जाएगा। कंपनी की बात करें, रियल लाइफ की बात करें या आपको प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, तो दोस्त बातचीत किया कि अच्छा ये करना है, ये करना, ऐसे करना, वैसे करना, और कंपनी शुरू कर दिया या काम करना शुरू कर दिया। आगे अब तक हमने बाहरी बातचीत की बात कही है कि दो आदमी कैसे बात करेगा, तीन आदमी कैसे बात करेगा। लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब दो आदमी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी के पास चले जाए या मेरे पास कोई आ जाए, तभी बातचीत संभव है। लेकिन आपको इसमें ना अक्सर जो है ना खुशी नहीं मिल पाती रहती। अगर मान लीजिए कोई मेरे पास आएगा और उसका हम आदर सत्कार बढ़िया से नहीं किए तो वो तो बोलेगा शिष्टाचारहीन है, ये शिष्टाचार तो है ही नहीं, संस्कार तो है ही नहीं। तो मतलब क्या हो गया कि उसके मन में भी तकलीफ हो गया क्योंकि हम अच्छे से आदर सत्कार नहीं किए। और मान लेते कि हम किसी के यहाँ गए बातचीत करने के लिए और वो हमारा अनादर कर दिया, अच्छे से बातचीत नहीं कर रहा है, तो मेरे भी दिल में होगा कि कैसा आदमी है, मेरा देखो अनादर कर रहा है। तो कभी मानते हैं क्या कि बाहरी बातचीत में उतना ज़्यादा खुशी नहीं मिलते हैं। इसलिए कभी सबको सजेशन देते हैं कि अपने आप से बातचीत करो, अपने मन से बातचीत करो, क्योंकि मन से बड़ा कोई आईना है ही नहीं। इसमें क्या है कि आप अपने हिसाब से बात करिए, आपको जो अच्छा लगता है ना वही बात करिएगा, आपको जो चीज़ पसंद है उसके बारे में सोचिएगा, जहां जाना है उसके बारे में सोचिएगा, जो करना है ना आपको वो अपने बारे में सोचिएगा। इससे फायदा क्या होगा? किसी को तकलीफ भी नहीं होगा और आपको भी तकलीफ नहीं होगा। अंत में कभी एक और बात बोलते हैं कि हमें ना वाक शक्ति पर नियंत्रण रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के सामने कुछ बोल देंगे और उसको तकलीफ हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं बोलने की शक्ति पर काबू पा लेना चाहिए, और जिससे क्या होगा, दुश्मनी भी कम हो जाते रहता है, क्रोध भी नहीं आते रहता है, अहंकार भी नहीं होते रहता है। इसलिए हमें बातचीत करने का तरीका भी बदलना चाहिए और ऐसा भी बातचीत नहीं करना चाहिए जो कि सामने वाले को तकलीफ पहुंचाए, दुख में पहुंचाए। इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधन का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपन है। यहीं पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। धन्यवाद।